हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज किसान के बारे में कुछ सुझाव दिया जाएगा कि किस तरह से खेती करना चाहिए, किस रोग को आने से पहले कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस सारे बातों में बताया जाएगा। तो चलिए आप लोग को हम डॉक्टर साहब के सुझाव को दिखाते हैं। खेती में काम आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मीटिंग में आपको जो भी हम बताएं आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड और आपकी जो फसल है उसमें बढ़ोतरी में काम आए। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कंपनी का एक परिचय देता हूं। जो चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड है, ये सन 1992 में डॉक्टर के बिरला के द्वारा एक यूरिया बनाने की कंपनी गड़ेपान गांव, कोटा जिला राजस्थान में स्थापित की गई थी। उसके बाद कंपनी ने सन 1999 में उसी स्थान पर अपना दूसरा प्लांट लगाया और सन 2019 में कंपनी अपना तीसरा प्लांट यूरिया का वहीं पे लगाया। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो लगभग जो चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है वो 35 लाख टन यूरिया प्रतिवर्ष बनाती है और ये मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य में जाती है। कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो है इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर का, जिसमें आपको डीएपी, एमओपी, एनपीके 12, 32, 16, 20, 13 ये आपको कंपनी इंपोर्ट कर देती है उत्तम ब्रांड में। और कंपनी का जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिसमें आपको कंपनी सल्फर, कैल्शियम, सल्फर पाउडर फॉर्म, माइक्रोराजा ये प्रोडक्ट जो है आपको देती है। थर्ड सेगमेंट जो कंपनी का है वो है हमारा पेस्टिसाइड्स का, जिसमें आपके फसल से रिलेटेड खरपतवारनाशी, कीटनाशी और फफूंदनाशी जो हैं उनको कंपनी उत्तम ब्रांड में आपको देती है। अभी साल 2021 की बात करें, अपने 22 की 23 जो जनवरी 2023 है, उससे पहले आपको खाद भी जो है वो उत्तम ब्रांड के बैग में ही आती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन था कि जितनी भी देश में खाद बनाई जा रही है वो सब एक ब्रांड के अंदर आए और उनको भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके का नाम दे दिया। बाकी की जो अदर प्रोडक्ट है वो अभी भी उत्तम ब्रांड में ही है। अगर आप बैग लेने जाते हो तो जब यूरिया का बैग या डीएपी का बैग देखते हो उसके नीचे आपको चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तम ब्रांड का ही प्रोडक्ट है, चाहे आपका यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एमओपी हो। अब बात करते हैं कि आज की जो किसान गोष्ठी है उसका पर्पज क्या है और हम आपसे बात करने किस मुद्दे पर आए हैं। जो चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड ने क्या किया है कि पिछले 2 साल से हम एक सीड टू हार्वेस्ट, मतलब फसल की बिजाई से लेकर कटाई तक का प्रोग्राम चलाते हैं और हर 6 महीने के लिए हम एक अपना प्रखंड, मान लीजिए ये भगवानपुर आपका ब्लॉक प्रखंड है, तो हम ऐसा 6 महीने के लिए प्रखंड को करते हैं सिलेक्ट और उसके अंदर 10 गांव और 10 गांव से जो हमारे 30 प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 300 किसान होते हैं। उन 300 किसानों की जो है हम सबसे पहले मिट्टी जांच करवाते हैं। मिट्टी जांच के नमूने आपके प्रतीक ने ले लिए होंगे। अगर किसी किसान भाई के रह गए हो, नहीं दिए हो, तो प्रतीक जो हमारा यहाँ पे यूकेएस है उससे संपर्क करके उसको दे सकते हैं। वो मिट्टी जांच जो है हमारी गड़ेपान, जहाँ पे हमारा प्लांट है वहीं पे मृदा परीक्षण लैब है और वहाँ पे आपकी मिट्टी जांच होती है। अब मिट्टी जांच हम पहले क्यों करवाते हैं, आवश्यक इतना क्यों है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है हमें देखने में लगती सही है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पेन हो गया, कुछ भी होता है तो डॉक्टर दिखाने आते हैं। वो अगर उसको मर्ज पकड़ में नहीं आती है तो करता है कि भाई अपने सबसे पहले आपका जांच करा के आइए। सेम आपके मिट्टी में है, आपके खेत में कई बार पीलापन, कई बार कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाने लगती हैं। फिर आप परेशान होते हो कि इसमें हमारी क्या समस्या आ गई। तो क्या है कि पीलापन मिट्टी में आने के बहुत सारे कारण हैं। अब किस कारण के कौन सा आइडेंटिफिकेशन होगा, तो जब आपकी मिट्टी जांच हम करवाते हैं तो उसमें हमें एक मोटा माटी आपकी जो मिट्टी का पूरा खाका पता चल जाता है कि भाई इसमें किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की या किस की कमी है या किसकी अधिकता है। तो आगे की जो हम खाद है या कि जो आपकी रिकमेंडेशन है वो हम बताएंगे आपको
मिट्टी जांच के आधार पे। मिट्टी जांच में 3 चीज़ें जो हमारी होती हैं। पहली चीज़ होती है कि आपकी मिट्टी की रासायनिक जो है वो क्या है, उसका पीएच क्या है, उसकी विद्युत चालकता क्या है, उसमें जैविक कार्बन कितना है। सेकंड जो है उसमें आपके जो मेन आपके एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी जो उसमें प्रेजेंस है वो कितनी है। इसके बाद जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट हमारे आते हैं, सल्फर, कैल्शियम इत्यादि की हम चेक करते हैं। थर्ड फिर हम आपको उसके बेसिस पे, जैसे जब हम मिट्टी जांच लेते हैं तो आपसे पूछते हैं आप इसमें आगामी फसल कौन सी लगाओगे। उस फसल के आधार पे आपको रिकमेंडेड खाद आती है कि आपको भाई एक खाद में इतनी यूरिया डालनी है, इतनी डीएपी डालनी है, इतनी एमओपी डालनी है। हो सकता है आपके पास 4 खेत हो, किसी खेत में ऐसा हो सकता है कि डीएपी अधिक हो और यूरिया नाइट्रोजन कम हो, या किसी खेत में ऐसा हो सकता है कि पोटास अधिक हो और ये दोनों कम है। तो सामान्य अभी क्या होता है, हमारे पूरे भारत में एक ही प्रचलन है कि जिस गांव का या जिस क्षेत्र का जो ट्रेडिशन बन गया कि वो इतना बैग यूरिया डालता है, इतना डीएपी डालता है, हम वही डालते आते हैं। पड़ोसी ने हो सकता है कि गोबर खाद दिया और आपने ना दी हो, पड़ोसी ने खाद दिया हो और आपने ना दिया हो, लेकिन हमारा जो खाद देने का तरीका है वो लगभग सेम सा होता है। जबकि हर फसल के हिसाब से खाद और हर खेत के हिसाब से खाद जो है अलग अलग लगती है। तो इसलिए मिट्टी जांच जो हमारी है वो प्राथमिकता है। तो हम पहले 3 किसानों का मिट्टी जांच करवाते हैं, जिनके सैंपल चले गए हैं उनका इस मंथ के एंड तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो जब आप अपनी रुपाई करोगे उससे पहले मोटा मोटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है हम आपको लगभग एक सीजन में 3 बार जो है ऐसे मीटिंग करेंगे। पहली जो मीटिंग हमारी है वो बिजाई से लेके और अगले 30 दिन तक खेत में क्या क्या समस्या आ सकती हैं, उनमें हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अगली बार आएंगे फिर 30 से 60, और उसके बाद तीसरी मीटिंग करेंगे आपके गांव में, तो हम करते हैं 90 से 120 के बारे में, जहाँ पे हमारी फफूंद की समस्या होती हैं या कोई रोग आ रहे होते खेत में, उस टाइम पे उसका क्या इलाज है हम चर्चा करेंगे। इसके बीच बीच में क्या है कि हम आपको आपके खेत में हम अभी कितना भी आपको ज्ञान दे के चले जाएं, प्रैक्टिकल दे के चले जाएं, नहीं होता है कि तो कहने की बातें हैं। तो कुछ एक डेमोज जो हम बता रहे हैं, जैसे हम खाद के बारे में बता रहे हैं कि रिकमेंडेड खाद देने से क्या होता है, अभी हम आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे, इनका हमारे खेतों में क्या रोल है। तो इस तरह के हम जो है डेमोस्ट्रेशन देते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको हम खेत में ले जाके प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि क्या इसका जो हम बता रहे हैं उसमें क्या, और जो इसका रिजल्ट आया उसमें क्या फ़र्क है। तीसरा है लास्ट में हार्वेस्टिंग करते हैं हम। जब हम जो बात करेंगे अभी, जो हमारे प्रतीक भाई किसी न किसी किसान को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आधे एकड़ में जैसे वो खेती करता आ रहा है वैसे करेगा। आधे एकड़ में हम मिट्टी जांच के आधार पर जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन में जो जो रोग लग रहे हैं उसकी दवाइयाँ जो हैं, एक उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे पूरे उसमें, और फिर देखते हैं आखिरी में आके कि भाई हमारा पैदावार में और खर्चे में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये हमारा एक ओवरऑल सीड टू हार्वेस्ट प्रोजेक्ट का जो है रूपरेखा है। अब हम बात करते हैं अगली की, हम बात जैसे अभी हम बात की कि जो हम पहली मीटिंग करेंगे वो आपकी करेंगे बिजाई से लेकर 30 दिन तक की उस पर। तो अभी जो सबसे पहला हमारा अभी मोटा मोटी यहाँ पर धान लगना ही है, मोटा मोटी फसल धान लगना ही है ना अभी, तो और कोई फसल तो नहीं लग रही है। तो हम धान के बारे में अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने मार्केट से बीज खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा और नर्सरी के लिए तैयारी कर रहे होगे। नर्सरी जिस टाइम आप तैयार कर रहे हो उस टाइम जो आप खाद देते हो उसके साथ मोटा माटी ये है, ये आता वैसे 20 कट्ठे का क्या नाम है 4 किलो, ठीक है। तो एक अपने ये हो गया 5 कट्ठे का। तो अब कितने एरिया में आप लगाते हो नर्सरी, उसके हिसाब से ये है। डीएपी के साथ आपको ये सुपर राजा का प्रयोग करना है। सुपर राजा का प्रयोग करने से आपको फायदा क्या होगा, जैसे कि आजकल गर्मी भयंकर पड़ रही है तो हमारे में क्या है, पौध जलने की समस्या काफी हद तक जो देखने को आती है। तो ये क्या है कि जो ये सुपर राजा है ये शुरू से ही जो आपने खाद दी है खेत में उसको पूरा कंप्लीट रूप से पौधे को देगा,
और इसमें जो हमारा सुपर राजा है बना है, इसके अंदर है पैक टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं PEG टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस एनहेंस ग्रीन। तो मतलब पौधे को हरा बनाने में आपको शुरू से ही मदद करता है। इसका डिटेल में क्या रोल है मैं आगे मीटिंग में इसी में करेंगे डिस्कस। अभी हम बात करते हैं नर्सरी के लिए सिर्फ। उसके बाद नर्सरी में अगर आपके कोई खरपतवार आ जाते हैं शुरुआती दौर में, तो उसके लिए आता है उत्तम फिलिप। ये डलता है 100 ml पर 20 कट्ठे के हिसाब से, तो मतलब एक कट्ठे का 5 ml। जो 100 ml डलेगा वो डलता है 80 लीटर पानी में, 80 से 100 लीटर पानी में। तो उसको आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो जो भी नर्सरी के बिहाफ पे आपके खरपतवार आते हैं उनका जो है संपूर्ण समाधान इससे हो जाना है, फिलिप से। अब हम बात करते हैं कि नर्सरी हमारी तैयार हो गई, अब आगे क्या करना है नर्सरी में। जब आप पौध रोपाई करने जाते हो जिस टाइम पे, उस टाइम पे नॉर्मली DAP देते ही हो आप लोग। DAP के साथ साथ आपको सल्फर देना है। अब सल्फर का रोल क्या होगा आप DAP के साथ देते हो। DAP का जो मुख्य रूप से काम है वो काम है जमीन के अंदर जड़ों का विकास करना। बेसिकली मोटा मोटा काम उसका वो है, बाद में तने को मजबूती देना। अब DAP जो बनती है वो हमारा बनता है फास्फोरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस बात करें तो रॉक फॉस्फेट होता है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो जो अगर आप कोई किसान भाई कभी उदयपुर चित्तौड़गढ़ साइड में गए हो या आपने देखा नेट पे देखोगे तो वहाँ पे पहाड़ की माइनिंग होती रहती है। वो एक स्पेशली रॉक फॉस्फेट के हम पहाड़ होते हैं, वो प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के DAP तैयार की जाती है। अब DAP की कहानी ये है कि आपने अगर ज़मीन में छिट्टा दे दिया, अगर वो यहाँ पर गई और यहाँ आपका पौधा है तो वो उसको प्रयोग में नहीं आती है। DAP जहाँ का दाना पड़ गया वही रहता है। जब आपका कोई पौधा वहाँ तक पहुँच गया तो DAP काम में आती है, अदरवाइज काम में नहीं आती है। तो जब हम सल्फर मिलाते हैं खेत में तो उसे सल्फिनो अपना बात करते हैं सल्टोन की, जब DAP के साथ मिला के आप डालोगे तो ये क्या है कि ये उसको थोड़ा सा लिक्विडेट करता है, मिट्टी में पिघलाता है, उसकी जो है मोबिलिटी को बढ़ाता है, तो ताकि जो पौधे की जड़ है वो वहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद है जो मिट्टी सुधारक है अपना जो सल्टोन होता है। हम अक्सर जो खेत होता है देखते हो कि कई बार आपके खेत में सफ़ेद सफ़ेद जिसको बोलते हैं, क्या बंजरपन बोलते हैं, बंजर आ गया या इसमें नमक सा उबाल आ गया, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। वो होता इसलिए है क्योंकि मिट्टी का जो pH है, जो हमने भी मिट्टी जांच मात्की गाँव के मिट्टी का pH देखते हैं, हमारे खेत के लिए जो pH है वो 6.5 से 8.5 तक ही सही है। 6.5 से नीचे आता है तो दिक्कत है और 8.5 से ऊपर जाता है तो दिक्कत है। तो ये क्या है कि pH को न्यूट्रल करने का काम करता है, तो मिट्टी की जो गुण सुधारक में काम आता है। फिर बात करते हैं कि हम अब जनरली बात करते हैं कि भाई पहले तो हमारे खाने में ये स्वाद होता था, ये महक आती थी, हर अलग से महकता था। क्या है कि मिट्टी का जब लगातार दोहन हो रहा है तो हम कुछ उसमें एक्सेस तो डाल ले रहे, जो पहले डालते थे कहीं ना कहीं उससे कम आ गए हैं। पहले अगर आप गोबर की खाद डालते थे तो आधे एरिया में तो हो गए गोबर की खाद डालनी बंद हो गई है। तो जो हमारे मिट्टी को 17 तत्व चाहिए होते हैं वो पहले जैविक खाद से या गोबर की खाद से या जो भी मिल जाते थे, लेकिन हम दिन पर दिन वो चीज़ हमारे पास हो नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं कम ही पड़ रही है। तो जो हम बात करते हैं अरोमा की, जो हम बात करें खुशबू की, वो आती है पौधे में उसमें सल्फर उपलब्ध होने की वजह से। अगर मिट्टी में आपके सल्फर उपलब्ध अच्छा है तो आपका क्या है, अब जो मैं अरोमा की बात करता हूँ आपको बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद सल्फर जो है प्राथमिक जो पौधे के अंदर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम पौधे में सल्फर करता है, तो इसलिए सल्फर हमारे लिए ज़रूरी है। सल्फर जो है ये सल्टोन जो है ये 10 किलो पर एकड़ मिलता है। बात करें तो आपका 1 किलो जो हो गया 2 कट्ठे में, 1 किलो 2 कट्ठे में डलता है। इसको आप DAP के साथ मिला के डालेंगे तो आपके जो मैं आपको फायदे बताए ये आपको मिलेंगे। उसके बाद आप लोग मतलब कई बार सुना होगा कि भाई जिंक डालनी चाहिए खेत में। जिंक का डालने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिंक को कभी भी DAP के साथ
या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आपको नहीं डालना है। जिंक जो अगर आप फास्फोरस के साथ मिला के डालते हो, डीएपी के साथ मिला के डालते हो, तो क्या है, वो एक तरह का जहर जो चूहा मार दवा हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो वो बनाता है। तो जिंक का प्रयोग हमेशा खेत में या तो मिट्टी में मिला के करिए या आप यूरिया मिला के करिए। अगर कल आपको डीएपी डालनी है तो आप ये आज डाल लीजिए, या जब आप पहला पानी लगा रहे हो 5-10 दिन बाद कोई खाद दे रहे हो तब आप खेत में जिंक दे दो। जिंक 33% का काम क्या है कि एनहेंस करता है जो भी आप सारी खाद देते हैं जमीन के अंदर से जड़ लेके जाएगी ऊपर तक। तो इस सारे प्रोसेस को कितनी फास्ट काम होगा जो आपने दिया है, और कितने % ऊपर जाएगा, कितनी हाई स्पीड में जाएगा, ये चीज़ तय करती है उसमें जिंक। अगर आपके खेत में जिंक की मात्रा अच्छी है तो जो भी आपने खाद दिया है वो स्पीड से अच्छे मात्रा में पौधे को ऊपर भाग तक पहुंचती है। तो ये है हमारे खेत में जिंक का काम। फिर बात करते हैं हम कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये भी 10 किलो पर 20 कट्ठे का पड़ता है, तो आपका 1 किलो 2 कट्ठे में हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा हाथ भी टूट जाता है, पैर भी टूट जाता है, तो कैल्शियम का ही प्लास्टर लगाते हैं। तो सेम चाहे हमारी सब्जी हो, चाहे हमारा फल हो, चाहे हमारे अनाज हो, उसकी जो अपनी कठोरता है, जो उसकी जो स्टिफनेस है, वो जो है वो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट पौधे को प्रदान करता है। कैल्शियम नाइट्रेट इसलिए है कि इसमें कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन होता है। तो जो हम आप यूरिया देते हैं खेत में, यूरिया क्या होता है कि हदोहद 24 घंटे भी नहीं रहती है, कम मात्रा में या तो पौधे के द्वारा ले ली जाएगी या फिर ज़मीन में डीलिचिंग होकर चली जाएगी या डीनाइट्रिफिकेशन होकर आसमान में उड़ जाती है। तो हमारे पास नाइट्रोजन हमेशा उपलब्ध नहीं रहती है। अब पौधे को मान लो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 15-20 दिन में उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो यूरिया तो हमारी डीलिचिंग हो गई है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या है कि रिजर्व नाइट्रोजन रखता है जो आपको पौधे को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का हमारा उपयोग खेत में वहाँ पे भी है। अब बात करते हैं सल्फिनो गोल्ड की। अभी सल्फर 2 तरीके हैं, पाउडर फॉर्म में और ग्रेनुअल फॉर्म में। पाउडर फॉर्म का क्या यूज है कि जो आप ये देते हो अपने ये साल्टोन ग्रेनुअल फॉर्म में, ये बेंटोनाइट है, फिर भी आपके खेत में 35-40 दिन तक ही मैक्सिमम रहता है। उसके बाद सल्फर की जो एफिशिएंसी है पौधे में ख़त्म हो जाती है और ज़मीन से ख़त्म होती है। अब पौधे को सल्फर की आवश्यकता दोबारा है तो आपको सल्फिनो गोल्ड 90% पाउडर फॉर्म में देना होता है। जहाँ ये 10 किलो पर 20 कट्टे डलता है, वहाँ ये 3 किलो पर कट्टे क्या नाम है अपने 20 कट्टे में डलेगा। ये क्या है कि पौधे को आपको 5-7 दिन के अंदर ही हरापन चाहिए एकदम से। आप सल्फिनो गोल्ड डाल दीजिए, जिस दिन आपने डाला उस दिन की फोटो लीजिए और 1 सप्ताह के बाद की फोटो ले लीजिए, आपको खेत में जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। क्यों? ये अमीनो एसिड जो है कि हम बात करते हैं प्रोटीन बनाने का काम तुरंत स्टार्ट करता है पौधे के अंदर। अब 1-2 प्रोडक्ट हमने आपको नर्सरी में रिकमेंड किया था, सुपर राइजा, इसका एक्चुअल रोल क्या है और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आज से अभी 3-4 साल पहले की तक की बात है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर नहीं आता था, इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, ये बात सिर्फ अपने बिहार इंडिया की नहीं है, ये हो गई है पूरे विश्व की बात। हमने जैसे आपसे बात की डीएपी की, एमओपी की, जो ये खाद होते हैं ये 100% कभी भी आपके खेत में प्रयोग में नहीं आते हैं। अब ये क्या है कि ज़मीन में पड़े रहते हैं, खास करके डीएपी। अब अपनी जो मिट्टी है उसमें जड़ जाती है, जो हमें बात करें उसकी ऑक्सीजन जो हमारे जड़ें लेती हैं, जो भी लेती हैं या पानी पीती हैं, वो एक रंध्र के थ्रू लेती हैं। लगातार इनके कंटिन्यू पड़े रहने से क्या है, वो रंध्र जो हमारी है वो ब्लॉक हो जाती है। अब उससे क्या है कि जो जड़ की गहराई है वो कम रह जाती है, जो खाद की हमें एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई पूरे भारत की बात करें विशेष तौर पे।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट टेरी, इसको ये क्या करती है, ये बेसिकली ऐसे माइक्रोब्स तैयार करती है जो हमारे वेस्ट मटेरियल पड़े हो उनको प्रयोग करें, उनको अपना माइक्रोब्स उनको खाएं और एक नए एनर्जी के फॉर्म में उसको तैयार करें। तो जब ये बात आए एग्रीकल्चर के लिए कि एग्रीकल्चर में कोई ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ये सुपरराजा प्रोडक्ट जो है टेरी ने बनाया। इसमें 4 तरह के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि जब इसको आप ज़मीन में डालते हो तो ये 7 से 8 दिन के अंदर एक्टिव हो जाते हैं खेत में, और एक अपना पूरा नेट सा बनाते हैं, जाल सा पूरे खेत भर में। और वहाँ से क्या करते हैं कि पौधे की जड़, कि मान लो पौधे को आज ज़रूरत है पाइप DAP की, तो उसको DAP ला के देंगे, उसको ज़रूरत है पोटास की, पोटास ला के देंगे, जिंक ला के देंगे। तो जड़ों को वहाँ तक ले जाते हैं, उसके माध्यम से जो है खाद पहुँचाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो हमारी खेत की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो ब्लॉक हो रखी थी, वो हमारी निपट जाती है। अब बात करते हैं हम कि 1 कट्टा DAP देना चाहिए, लग तो उसका 30% खेत में रहा, बाकी का वेस्ट पड़ा हुआ है। तो DAP का जो या MOP का या जिंक का या सल्फर का पूरा प्रयोग कैसे हो, ये माइक्रोब्स जो हैं उसमें डिपेंड करते हैं। माइक्रोब्स जो है वो सारा ला के उसको देते हैं। तो ये सारी जब कहानी होती है तो आपको शुरू से ही पौधे की बढ़वार, उसको खुराक मिल गई तो बढ़वार, उसका फुटाव और लास्ट में जो पैदावार है वो आपको बड़ी मिलती है। अब तक के जो हमारे 3-4 साल का जो हमने इसको डेमोज लगाए हैं हर अलग अलग फसल में, जो मेरा अनुभव रहा है वो एवरेज 20% प्रोडक्शन जो है कोई सी फसल हो सिवाय सरसों को छोड़ के बाकी अपने जितने में इसको दिया है, आमदनी एवरेज 20% का जो है प्रोडक्शन आपको बढ़ के मिलता है। डलता 4 किलो पर 20 कट्ठे हैं। तो इसके साथ एक काम है कि जिस टाइम इसका प्रयोग कर रहे हो आप, ये बिजाई के समय ये ज़्यादा 25 से 30 दिन तक आपके खेत में, उसके बाद आपका प्रयोग नहीं करना है। जिस टाइम आप इसका प्रयोग कर रहे हो उस टाइम सल्फर युक्त खाद या कोई फंगिसाइड जो है हमें 5-7 दिन तक नहीं देना है। उसका लॉजिक है कि ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में अगर सल्फर डली गई या कोई फंगिसाइड डल गया तो ये वहीं के वहीं मर जाते हैं। तो हमारे जो हम आज बात करते हैं उसमें एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो आपको वहाँ पे विचार करना है। अब सारी खेत की हमारी खाद की काम हो गया। बात आती है कि खेत में हम दवा डालते हैं। जो बेसिकली खेत में जो शुरू के अवस्था में होते हैं वो दीमक होती है या हमारे जो नीचे काटने वाले कीड़े होते हैं वो होते हैं। उसके लिए जो है स्टैम्बो आता है, फिप्रोनिल 0.3% GR, ये डलता है 5 किलो पर 20 कट्ठे। तो मतलब आपका इसका 1/4 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इससे क्या कि जितने भी आपके ज़मीनी स्तर जितने भी कीड़े होते हैं उनको ये खत्म करता है। इसके बाद धान में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये पूरे भारत की है, आपके यहाँ पे कितनी है कितनी नहीं है, कि धान का जब बाल निकल के आता है बाहर तो कई बार सफ़ेद आता है। आप उसको देखोगे पूरी आप खींचोगे तो एक नीचे हल्का सा कट मिलेगा और सड़ा हुआ मिलेगा। वो होता है तना छेदक की वजह से। तना छेदक क्या है कि जब खेत में कट मारता है वो किसी को नहीं पता चलता है। तो उसके लिए क्या है कि प्रिवेंटिव में पहले ही जब आपका धान 20 दिन का हो जाए, 20 से 25 दिन का हो जाए, आपको ओनविक का प्रयोग करना है। ओनविक क्या है, तना छेदक के खिलाफ काम करता है। आपके खेत में तना छेदक नहीं आने देगा। साथ में इसकी जो आप खाद सारी दवाइयाँ लाते हो वहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिलता है। ये हरा ट्रायंगल का प्रोडक्ट होता है। बेसिकली 4 तरीके होते हैं, रेड ट्रायंगल, येलो और अपना नीला और हरा। जो सबसे सुरक्षित होता है वो हरा होता है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे ज़मीनी कीड़े हैं जो हमारे किसानों के लिए बेनिफिट पैदा करते हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। उनको बिना नुकसान पहुँचाए तना छेदक को ये मारता है। तना छेदक अब खेत में नहीं आने देता है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो बेसिकली जो केमिस्ट्रीज होती हैं
वो आपके पौधे को हरापन बनाए रखती है और एक लॉन्ग टर्म तक आपके खेत को सुरक्षा देती हैं। ये ओनमेस का प्रयोग है। हमारा कोई किसान भाई वो भी है जो अपना सब्जी वगैरह की खेती भी करते हैं। सब्जी में जितने भी छेदक होते हैं, बात करते हैं तना छेदक कर ले या जो भी है, जो फल को छेद देते हैं, जो भी है, उनके लिए पियोटा आता है। ये 60 ml डलता है पर 20 कट्टे का, 1 एकड़ की डोज होती है 60 ml। तो इसका प्रयोग कर सकते हो। पानी 1.5 से 200 लीटर रहता है। ये क्या है, नई केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। तो आप जो भी पुराने यूज करते हो उनके कंपेरेटिव अच्छा रिजल्ट आपको खेत में देता है। इसके अलावा जो पत्ते काटने वाले हैं आपके, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके गेहूं में भी हो, किसी में भी हो, जो पत्ते काटते कुतरने वाले जितने हैं, उनके लिए आता है उत्तम इमा। ये 100 ग्राम 20 कट्टे का डलता है। तो इसका प्रयोग आप उसके लिए कर सकते हो। तो आज की मीटिंग में हम आपको इतनी बात करेंगे। अगली मीटिंग में आएंगे तो धान में और 30 से बाद कौन कौन से कीड़े लगते हैं, उनमें हमें क्या क्या ध्यान देना है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। जैसे हमारे मतलब किसान भाई खैनी का खेती करते हैं। किसका? मतलब खैनी का मतलब ठीक है, तंबाकू, ठीक है। और वो मतलब कोबिया रोग हो जाता है। मतलब खैनी रोकते हैं, खैनी फरता है कोबी। इस रोग से बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रत्येक किसका क्या टेक्निकल है? बांझपन हो जाता है, उजला हो जाता है, जिसको कोबिया जिससे खेत का खेत मार हो जाता है, पत्ता जो उजला हो जाता है वो बांझपन हो जाता है। देखो मुस्तकिल जो जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, वो मोटा मोटी फंगस की रोग है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या है, मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम आता है, सबसे सस्ता टेक्निकल बात करें तो उसका हम प्रयोग करें, उससे सीड ट्रीटमेंट करें। अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टेज पे है कि भाई इतने दिन बाद ही आता है, तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है उत्तम लेक्सोन। ठीक है, जो आज की टेक्नोलॉजी, जो फंगस के लिए सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है वो उत्तम लेक्सोन है। उत्तम लेक्सोन का प्रयोग हम कर सकते हैं। वो लगभग 330 ml पर एकड़ का है। अगर बात करें तो 20 कट्टे के लिए 330 ml हुआ। वो रोग आने से पहले हम स्प्रे कर देते हैं। तो जिस तरह के फंगस जो आप बात कर रहे हो, उनका सबका निवारण वो अकेले कर देता है। मतलब स्टार्टिंग में ही, मतलब रोग आने से पहले ही उसका मतलब देखो 2 तरीके, हाँ, वो जो चीज होगी, जो भी वही फंगस की बीमारी होती है किसी भी फसल में, वो रोग आने से पहले ही करना चाहिए। कि फंगस की जो हमारी स्पीड फैलने की होती है, बहुत स्पीड में होती है। तो अगर हम आप बाद में एक दिन देख के आए, फिर अगले दिन आप दवा लाने गए थे, स्प्रे को तो काफी टाइम हो जाता है। तो जितने भी फंगस जनित रोग हैं, उनका प्रयोग हमें जो है पहले ही कर देना चाहिए, ताकि वो फंगस आने से पहले उसको मार दें। जो हम बात कर रहे हैं अपने उत्तम लेक्सोन की, वो जो फंगस के स्पोर बनते हैं, जिससे फंगस जनित बढ़ता है, उस स्पोर को ही मार देता है। तो आपके खेत में फंगस आने ही नहीं देते। तो ये उसका बेसिकली है। जो बांझपन जो आता है, उसके 2 चीज करना चाहिए। एक तो बीज का उपचार और दूसरा मिट्टी का उपचार। मिट्टी का जैसे हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही मिट्टी का भी उपचार होता है। इसका भी तरीका जो आगे नेक्स्ट मीटिंग में अभी हम आप लोग को बता देंगे, वो चीज आप भूल जाइएगा। आपकी तंबाकू की फसल सितंबर में होगी ना? जो कहे वो आपने फॉलो नहीं किया। क्या आप बात के तंबाकू में, हाँ, बांझपन एक अलग रोग है, कोबिया रोग एक आता है, जो पत्ता गेठरी टाइप का बन जाता है। वो दोनों, हाँ देखिए, कोबिया जो है ना, पत्ता को मरने नहीं देगा, वो पीला कर उसको दोनों ये फंगस रिलेटेड रोग हो गए जो आप बता रहे हो, रिलेटेड आता है। वो जो बांझपन है, जो कोबिया रोग होता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी उपचार के लिए बता देता हूँ आपको। एक आता है अपना प्रोडक्ट आता है, सल्फर का ही है, सल्फर युक्त फंगिसाइड है वो। वैसे अभी चंबल का क्या ब्रांड नेम है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, यहाँ पे आएगा। टेबकनाजोल होता है, 0.6% टेबकनाजोल होता है, जो आपका लगभग आधा किलो पर 20 कट्टे में पड़ता है। तो जब आप बिजाई कर रहे हो जिस टाइम पे, टेबकनाजोल जो है ग्रेनुअल फॉर्म में
आप उसको मिट्टी में तभी स्प्रे कर दीजिए खाद के साथ या मिट्टी के साथ, तो जो मिट्टी का भी उपचार जो है आपको हाथों हाथ ही हो जाएगा। ठीक है। बाकी और किसी का कोई प्रश्न? जो ये बताया था उसका यूज, इसका प्रयोग क्या है? उसके लिए भाई सबसे पहला जो है हमारा, वो हमारा इमिडा का स्प्रे होता है, इसीलिए मंजर आने से पहले, इसीलिए मंजर आने से पहले उसमें इमिडाक्लोरोपिन दवाई आता है, वो उसका इसलिए स्प्रे होता है। स्प्रे कीजिए तो वो नहीं आएगा। ठीक है। एक फंगस एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मिला के किया था मंजर आने से पहले, ताकि कोई भी कीटाणु या कोई भी रोग हो तो आपके पत्ते पे हो, वो उसको पहले ही मार देता है। इसलिए जहाँ पे हमारी आम की खेती होती है वहाँ पे वो स्प्रे पहले ही चलता है। ठीक है। ये जो बेसिकली आप लोग को दिया गया है, इसका पर्पज है तो क्या है? अभी बता देंगे, दवाई बता देंगे, आप लोग भूल जाइए। इसमें देखो 0 से 120 दिन तक लिख रखा है। ये आपका 0 से 120 दिन का चार्ट बना हुआ है धान का। मान लो आप अगली मीटिंग में नहीं आ पाते हो या हमसे मुलाकात नहीं होती है, तो इसमें दे रखा है कि किस टाइम पे खेत में, धान के खेत में क्या समस्या आती है, और उसका इलाज भी इसी में लिख रखा है। तो ये आप संभाल के रखिए पूरे धान की खेती तक, समय समय पे इसका प्रयोग करते रहिए। इसका पीछे हिंदी में भी लिखा हुआ है बेसिकली किस दिन पे क्या रोक देना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो हमारा टोल फ्री नंबर है 18 180 55 50। इस पे आप टोल फ्री कॉल कर सकते हो। हमारे अलग अलग हेडक्वार्टर पे अलग अलग इसके एक्सपर्ट बैठते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी उससे रिलेटेड देंगे। ये जो है हम बात जो कर रहे हैं सल्टोन की, उसकी क्या खासियत है, कितना देना चाहिए, उसकी सारी विशेषताएं जो हैं वो इसमें लिखी हुई है लीफलेट में। तो इसको आप संभाल के रखिए पूरे समय तक। बेसिकली क्या, कल सर्द गर्मी में मेरा गला बैठ गया तो आज प्रॉपर आवाज़ जो है वो फंस रही है। तो अब कृषि संबंधित समस्याओं को कुछ भी हो सकता डॉक्टर द्वारा बता दिया गया है। अब इसके बाद नाश्ता का कार्यक्रम चल रहा है। जिन किसानों का जो समस्या था, प्रत्येक इसके फोटो ले लीजिए, को सुझाव दिया गया। फोटो ले लीजिए ना, ये प्रोडक्ट डॉक्टर साहब हैं, ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लो। और इसके बाद नाश्ता का कार्यक्रम स्टार्ट है। हाँ सर, ठीक है, ओवरऑल ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। हमारे ब्लॉग्स में नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।